मैं संगीता सिन्हा, आपके विज्ञान की शिक्षिका। आज आपसे 10वीं कक्षा के अध्याय 1 यानी कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में बात करें। बच्चों, यदि हम ये सब बातें करें, यदि 10वीं कक्षा के ये पहले अध्याय है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 9वीं कक्षा के विज्ञान पढ़ चुके होंगे। तो पहले तो वो सारी चीजें कि हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि हम सीखे क्या थे। तो बच्चों, आपने तत्व सीख लिया, यौगिक सीख लिया, उसके संकेत भी सीख लिए, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी सीख लिया, उसका वितरण कैसे होता होगा वो भी जान गए हैं आप। अब देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये जो चीज है ना, ये रोजमर्रा में हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, हमारे घर में होता है, रोज रोज हो रहा है। जैसे कि आप कैसे बोलेंगे कहाँ प्रतिक्रिया हो रही है। पहले तो ये वर्ड जो आया रासायनिक अभिक्रिया, ये कहाँ से आया? याद कीजिए, आपने पढ़ा है कि हमारे आसपास में परिवर्तन दो तरह के होते, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। याद कीजिए, उसमें क्या था? भौतिक परिवर्तन में क्या था कि कोई भी अवस्था जो है उसको फिर से हम लोग उसी अवस्था में ले आए। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को पानी कर सकते थे, पानी को और गर्म करेंगे तो भाप हो जाएगा, भाप को फिर ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी। तो इसको कहते थे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन, जिसमें अवस्था चेंज नहीं होती है ना। यदि आप जैसे सब्जी बनाते हैं, भिंडी काटी, पानी डाला, मसाले डाले और उसके बाद क्या बन गया? सब्जी। सब्जी को क्या फिर से भिंडी बना सकते हैं? नहीं ना। मतलब सब्जी बन गई, अब उस भिंडी का स्वरूप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अब उसका क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये जो परिवर्तन है ना, वही रासायनिक अभिक्रिया है। और उसको जब हम सूचित करेंगे, जब हम किसी को बताएंगे, अब जैसे अभी सब्जी वाली बात मैंने कही, तो क्या हो गया? 1 कटोरी भिंडी लिए, पानी लिए, मसाले डाले, क्या बन गया? 2 कटोरी सब्जी बन गई। तो उसमें सब कुछ क्या हो गया था? 1 कटोरी भिंडी थी प्लस पानी था, और उसके बाद क्या बना? सब्जी। कटोरी भिंडी प्लस पानी इजिकल टू 1 कटोरी सब्जी। तो ये जो हम लोग ऐसे करके जब किसी के बारे में बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, और उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे तो उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे, उसको जब सूचित करेंगे तो उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया में हम उसको कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो हम उसको सूचित करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास रोज होते होंगे, रोज आप देखते होंगे। जैसे लोहे की कील को आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका रंग बदल जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, वहां पर पता चला गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो जो पदार्थ आपने लिया था, यदि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो समझेंगे कि वहां पे रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। अब रासायनिक प्रतिक्रिया यदि हो रही है तो रासायनिक प्रतिक्रिया में हमारे अनुपात का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज आप जब बनाते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें एक अनुपात लेते हैं, इतना लेंगे फिर उसमें इतना चीज डालेंगे तब ये बनेगा। तो ये क्या हो गया? एक अनुपात हो गया। और उसके बाद क्या देखते हैं कि जितना कुछ लिया था आपने, क्या बाद में बन के उतना ही आया? यानी हमने जितनी चीजें ली हैं उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? वेस्ट तो नहीं हो गया? जैसे कुछ भी चीज आप घरेलू चीजों से भी सोच सकते हैं। घर में यदि आप किचन देखते हैं, यदि किचन में आप देख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज आप बनाने के लिए लिए, जैसे कोई भी पत्तेदार सब्जी आप ले लीजिए, यदि उसको बनाने जाएंगे तो इतनी सारी रहेगी, बन करके कितनी आएगी? बहुत थोड़ी सी। तो आप क्या कहते हैं, इसमें क्या था? इसमें लिया कच्चा माल जो था वो आपने बहुत लिया, लेकिन जो बन करके आया वो बहुत कम था। जो आपने लिया ना बच्चों, उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो बन करके आया वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ जो फल निकला यानी प्रोडक्ट जो निकला वो उत्पाद हो गया। ठीक है। और जिससे आप बना रहे थे रिएक्टेंट, वो उत्पादक हो गया। तो उत्पादक से क्या बना? उत्पाद। उत्पादक को इंग्लिश में रिएक्टेंट, जो प्रतिक्रिया में भाग लिया, और जो बन करके आया वो हो गया प्रोडक्ट। तो इन सबको हमको दिखाने का तरीका है। तो जिस तरीके से हम इसको सूचित करेंगे वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। और जो प्रतिक्रिया हुई, लोहे का जंग लगना, कोई भी और भी चीज, खाने को देखते हैं, कभी आप किसी खाने को बाहर छोड़ दीजिए तो उसको 2-3 दिन छोड़ दीजिए बाहर, उसमें से बदबू आने लगेगी, वहां पे भी प्रतिक्रिया हो गई
हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना, आपने पढ़ा ना बायोलॉजी में, सांस किससे, कौन सी गैस हमारे अंदर जाती है? ऑक्सीजन। आपने सोचा तुरंत ऑक्सीजन लेते हैं और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ये भी प्रतिक्रिया हो रही है, वो भी रासायनिक प्रतिक्रिया। O2 गया, CO2 आया, तो ये प्रतिक्रिया हो रही है। उसी तरह से खाना आप देखते हैं ना, आपने क्या कुछ खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब खा लिया, और बन के क्या निकला? ग्लूकोज। तो जो खा रहे थे वो सब बन करके निकला ग्लूकोज, यानी सब की प्रतिक्रिया हुई और सब कन्वर्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, ये सब कन्वर्ट होके लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? ग्लूकोज निकल के आ रहा है। तो ये भी हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया है। यानी डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमारा रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहा है। सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, ये भी हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया है। खाने का बनना, ये भी प्रतिक्रिया है। तो कोई भी जो चीज जिसमें रंग परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, ऐसी चीजें हो रही हैं, वो रासायनिक प्रतिक्रिया है। और रासायनिक प्रतिक्रिया को जिससे हम सूचित करते हैं वो है रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, ये तो हुआ अध्याय का परिचय। आप उम्मीद कर रही हूँ कि इससे आप कम से कम अध्याय के बारे में समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है। अब प्रतिक्रिया बहुत तरह की हो रही है, दो चीजों को तोड़े, जोड़े और उससे भी कुछ बन गया। कभी कभी ये भी प्रतिक्रिया है कि कोई चीज हम लिए, उसको तोड़े और उससे दो नई चीजें बन गई। जोड़े, जोड़कर कुछ बनाया, तोड़े, उससे भी कुछ बनाया। तो ऐसी जो चीजें हो रही हैं, ये सब हमारे रासायनिक प्रतिक्रिया के ही प्रकार हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के जो प्रकार हैं, जुड़ गया, कॉम्बिनेशन, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। टूट गया, विखंडन, वियोजन, डिकम्पोजिशन उसको कहते हैं। तो वो क्या हो गया? विखंडन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा बच्चों, एक बात तो बताइए, कोई चीज को जोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है कि उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है? ऊर्जा, किस में ज्यादा ताकत लगाते हैं, किस में ऊर्जा लगाते हैं? जोड़ने में या तोड़ने में? ऊर्जा तो दोनों जगह है। तो जब कोई चीज हम जोड़ते हैं ना, ज्यादातर जो जोड़ने वाली चीजें हैं उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उस तरह से जो विखंडन वाली अभिक्रिया है, वियोजन वाली अभिक्रिया है, जिसमें हम एक चीज लेते हैं और उसको तोड़ करके हम दो चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैसी जो प्रतिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। और उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? ऊर्जा लेनी पड़ती है ना। तो जब इसमें हमें ऊर्जा लेनी पड़े, जिसमें ऊर्जा का शोषण हो, ऐसी सारी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण हो, जिसमें ऊर्जा हमें लेनी पड़े, वैसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये भी प्रतिक्रिया है, लेकिन ये इसी में आएगा, ये प्रतिक्रिया के प्रकार में ही। ऐसे ही एक और प्रतिक्रिया का नाम आएगा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन। कोई कोई तो ऐसी भी प्रतिक्रिया होगी जिसमें दोनों साथ में होंगे, उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो, उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। तो ये सब भी होगा। उपचयन का मतलब वो जो आप देखते हैं ना कि खाना खराब हो गया, खाने से बदबू आ रही, वो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन, लोहे में जंग लग गया है ना, लोहा रखा था, जंग लग गया, तो जंग लग गया, वो भी कैसा है? उपचयन अभिक्रिया है। तो ये सब अभिक्रिया है। तो ये सब अभिक्रिया के प्रकार हैं, और अभिक्रिया के प्रकार को हम जब दिखाएंगे, उसको रासायनिक भाषा में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रक्रिया हो जाएगी हमारा रासायनिक समीकरण। एक और छोटी सी बात यहाँ पर देखने लायक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण को जब लिखेंगे, तो यही कोशिश होगी कि इधर जब रिएक्टेंट लिखें यानी कि उत्पादक, और जब हम इधर उत्पाद लिखेंगे तो दोनों की मात्रा जो है वो बराबर होनी चाहिए, जितना इधर उतना ही इधर। जैसे C प्लस O2, एक कार्बन, O2 दो ऑक्सीजन, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, और इधर क्या लिखा? CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो
एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, और CO2 में भी क्या है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। इसका मतलब ये प्रतिक्रिया जो है, ये समीकरण जो है वो एकदम सही है। तो ऐसे जब लिखेंगे ना तो इसको कहेंगे संतुलित समीकरण। तो समीकरण ही नहीं लिखना है, सिर्फ उसको संतुलित भी करना है, और संतुलित करने के लिए हमें जितनी मात्रा इधर दिखती है रिएक्टेंट की दिखेगी, उतनी ही मात्रा हमें प्रोडक्ट की भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या है, और वियोजन के, विस्थापन के, द्विविस्थापन के, तो इसके कुछ उदाहरण पर भी गौर करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, हमने कहा कि आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होंगे। ये देखिए, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब एक एक करके आप समझने की कोशिश कीजिए। संयोजन, जैसे मैंने कहा, एडिशन, कॉम्बिनेशन, जुड़ने का। तो जब जुड़ेगा तो देखिए कैसे। अब देखिए एक एग्जांपल, कार्बन लिए, ऑक्सीजन लिए, और ये क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C plus O2, CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2। देखिए सब जुड़ जा रहा है, C प्लस O2 जुड़ करके एकदम CO2 जुड़ गया। वैसे ही देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जुड़ करके क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये एडिशन है, संयोजन, जुड़ने वाली। तो ये उसके प्रकार होगा। आपको जब परीक्षा होगी तब आपके पास सवाल ऐसे ही होंगे, संयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, वियोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो जब उदाहरण देंगे आप तो आपको देखना पड़ेगा कि यदि हम संयोजन दे रहे हैं इसका मतलब जुड़ने वाली बात। अब वैसे ही देखिए दूसरी, वियोजन, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन, विघटन भी कह सकते हैं, टूटने वाला। मैंने कहा ना कि कोई एक चीज लिए उसको 2 भाग कर दिए। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर को जानते हैं ना, उसको एक कहते हैं CaCO3, चूना पत्थर। इसको देखिए तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या था, एक था, और इसको तोड़े तो क्या हो गया, 2। तो हमको ऐसा ही एग्जाम्पल ढूंढना है, ऐसे ही उदाहरण देना है कि यदि वियोजन अभिक्रिया है तो वियोजन का मतलब कि एक चीज लेंगे और वो टूट जाएगी, तो इस तरह से। तो ऐसे और भी उदाहरण आपको किताब मिलेंगे। आपको सभी उदाहरण याद रखने हैं, सभी रिएक्शन याद रखना है। याद रखने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है। विज्ञान याद रखने से ज्यादा समझने की चीज। आप जब एक बार समझ जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम वियोजन का उदाहरण देखिए। वैसे ही एक और अभिक्रिया देखिए, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना हम लोग, एक चीज लिया यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन में देखिए क्या किया, ये देखिए, जिंक, जस्ता, इसको कहते हैं संकेत में Zn लिए, कॉपर सल्फेट COSO4, नीला तूतिया जिसको बोलते हैं, ये है। इसके साथ देखिए अभिक्रिया हुआ तो क्या निकला, ये देखिए जिंक है और ये SO4 है, ये देखिए यहाँ CO। जिंक देखिए प्रतिक्रिया कर क्या कर लिया, ये SO4 किसके साथ जाकर के जुड़ गया, Zn के साथ। यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किसका हुआ, SO4 का विस्थापन होकर के SO4 यहाँ से निकल के किसके साथ जुड़ गया, जिंक के साथ। ये हो गया ZnSO4। प्रतिक्रिया हुई थी जिंक और कॉपर सल्फेट की, और बन क्या गया, बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर निकल के बाहर। यहाँ पर जिंक अकेले था, यहाँ पर क्या होगा, कॉपर अकेला होगा। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया होगी इसको कहेंगे विस्थापन प्रतिक्रिया, की एक रेडिकल हट करके जाकर के दूसरे के साथ जुड़ गया। तो दिस इज कॉल्ड द विस्थापन प्रतिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे फिर और भी आपको सूत्र मिलेंगे, और भी आपको प्रतिक्रिया के उदाहरण मिल सकते हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको दिखाएं। एक और है, ये देखिए, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्वि मतलब डबल, तो इसका क्या नाम हो गया इंग्लिश में यदि बोले तो, द्वि मतलब 2 और डिस्प्लेसमेंट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होगा, Na2SO4। ये देखिए एक नाम दिखा रही हूँ, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया यदि हम बेरियम क्लोराइड के साथ कर दें। अब देखिए यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे क्लोराइड। अब इसका प्रोडक्ट देखिए, मैंने क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी पूरा इस तरह से हो जाए। इस तरह से मतलब देखिए यहाँ
सल्फेट, सल्फेट देखिए निकल के कहाँ चला गया, बेरियम के साथ। और ये देखिए क्लोरीन कहाँ चला गया, सोडियम के साथ, है ना। तो इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सही है, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब आप किताब खोलेंगे ना तो आपको और भी कुछ कुछ ऐसी अभिक्रिया के नाम मिलेंगे जो नाम में बहुत, जो आगे जाकर के बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होंगे इन सब चीजों के। तो एक और अभिक्रिया का नाम हुआ उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया है आपको कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया का भी नाम आया। उष्माक्षेपी मैंने किसमें कहा कि जिसमें ऊर्जा हुआ, ऊर्जा निकल गई, उसको कहेंगे उष्माक्षेपी। तो ज्यादातर जो संयोजन अभिक्रिया है वो उष्माक्षेपी होती है, यानी एक्सोथर्मिक होता है उष्माक्षेपी। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो ज्यादातर, हमेशा, अधिकतर वो जो होता है वो आपकी होती है उष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें उष्मा का शोषण हो, जिसमें हमें ऊर्जा की जरूरत पड़े, उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन और वियोजन, ये दोनों ही अभिक्रियाएं क्रमशः उष्माक्षेपी और उष्माशोषी होती है। एक और प्रक्रिया का नाम आ रहा है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन। अब उपचयन अपचयन क्या है, तो कोई भी जो चीज है यदि प्रतिक्रिया करने के बाद यदि आपको लगे कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, अब जैसे देखिए यहीं पे कार्बन था और इसमें क्या हुआ, ये देखिए CO2 हो गया, यानी कार्बन क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर जो कार्बन है ना उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में हमेशा ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऐसा कोई भी जो तत्व है उसके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ जा रहा होगा तो उसका हो रहा होगा उपचयन। और यदि उसमें से हाइड्रोजन निकल भी रहा होगा तो भी हम उसको कहेंगे अपचयन। यानी उपचयन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। वैसे ही अपचयन उल्टा कर दीजिए इसका, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसको कह देंगे अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन। कई कई प्रतिक्रिया तो ऐसी होती है जिसमें साथ में होते हैं दोनों, है ना, साथ में दोनों हुए, मतलब उपचयन भी हुआ और अपचयन भी हुआ, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे वाले को हम कहते हैं जब ये दोनों प्रतिक्रियाएं साथ में हो जाए तो उसको हम लोग नाम दे देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन यदि लिखना चाहें हम तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से उसको लिख के दिखा सकते हैं। ये देखिए Zn है प्लस CuO है ना, और ये बना दिया, ये हमारा लिख दिया ZnO और प्लस Cu। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हुआ कि जिंक है और ये कॉपर ऑक्साइड है। अभी देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बना तो उसमें क्या दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि जिंक में आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा, जिंक में, यानी जिंक का क्या हो गया, उपचयन। और यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर का हो गया अपचयन और जिंक का हो गया उपचयन। तो ये कैसी प्रतिक्रिया हो गई, एक ही साथ आपके उपचयन भी हो रहे और अपचयन भी हो रहे, इसीलिए इस प्रतिक्रिया का नाम पड़ता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो प्रतिक्रिया आप देखें, ये प्रतिक्रिया के प्रकार यानी अभिक्रिया के प्रकार थे और ये उसके कुछ उदाहरण। बच्चों, आपकी किताब में हर प्रतिक्रिया के बहुत से उदाहरण दिए गए और सबका फॉर्मूला भी है। यहाँ मैं आपको छोटी सी एक जुगाड़ बताती हूँ, एक आइडिया बताती हूँ केमिस्ट्री के रिएक्शन को याद करने की, कि आप जैसे ही पहला रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो ये जब लिखें तो आप समझ जाएं कि ऑक्सीजन जब लिखते हैं ना तो O2 लिखते हैं, ताकि अगली बार जब आपको ऑक्सीजन लिखना पड़े तो आप O ना लिख करके O2 लिखें। तो हर रिएक्शन यदि आप ऐसे करके पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सब कुछ जो ऐसे रिएक्शन है जो बहुत बार आएंगे। तो बहुत बार जब आएंगे तो जब एक बार चीज को बार बार लिखने लगेंगे तो
तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। कहते हैं कि यदि बार बार लिखिएगा ना तो आपकी कलम को याद हो जाता है। तो याद रखिएगा, जितनी बार लिखिएगा उतनी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही आपको याद भी होगा और फिर उतनी ही आपकी समझ भी पड़ेगी। क्योंकि रसायन विज्ञान में आपके पास बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमें समझ होना बहुत जरूरी है कि ऐसे कारण वाले आंसर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया होगा। मैंने आपसे एक और बात कही कि जब आप किसी अभिक्रिया को लिखिएगा, उसको समीकरण में दिखाइएगा, तो उसको कैसे दिखाइएगा? उसको संतुलित वे में दिखाइएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लोहे का जंग लगना है ना। तो लोहे का जंग लगना मैंने कहा कि अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन है। तो ये जो लोहे में जंग लगा, आपका लोहे में जो आपका जंग लगा, तो क्या दिखाया हम उसमें? जैसे देखिए, लोहे में जंग लगने का वाले रिएक्शन में लिखती हूँ, ये रहा आयरन Fe प्लस है आपके पास H2O, ठीक है। और जंग जो लगा उसके बाद जो बन रहा है, जो जंग लगा उसके बाद जो बन रहा है वो है Fe3O4 और प्लस निकला हम इसके साथ में हाइड्रोजन। ये मैंने जो लिखा ना, ये लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को लिखा। ये एक लोहे के साथ लोहा है और जंग कैसे लगेगा? यदि जंग लगेगा इसका मतलब जरूर वहां पर पानी होगा, मॉइस्चर होगा। तो लोहे के ना जंग पानी के साथ प्रतिक्रिया किया और उसके बाद ये बनी। अब देखिए, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ये जो मैंने लिखा ये रासायनिक समीकरण है, लोहे का जंग लगने का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो लिख दिए, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि जितना इधर है उतना ही बराबर है कि नहीं। तो यदि हम ऐसी चीजें करते हैं तो हमें क्या देखना है? तब हमें देखना है कि इसके साथ में हमारे क्या सिचुएशन है, कि यहाँ क्या देखेंगे, इधर देखेंगे। इधर देखेंगे तो क्या दिखेगा? अरे आयरन तो 3 है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और इधर हमको क्या दिखता है? लोहा कितना दिखता है? आयरन कितना दिखता है? एक तो नहीं चलेगा। और इधर भी कितना है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ही हमें आयरन भी दिख रहा है। लेकिन हमें इसमें तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो हमें ये दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? कितना दिख रहा है हमें? 3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 आयरन हो गए। फिर क्या दिखा? H2O। यहाँ क्या दिखता है? 1 H2। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दिखता है? 4। ठीक है, तो ऐसा करें, इसको भी 4 कर देते हैं। अब देखिए, 4 कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। 4 2 8, 8 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। अब इधर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इधर जब देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि आयरन तो 3 है, तो चलो ठीक है, ये तो 3 है। उसके बाद क्या देख रहे हैं? उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग? कि यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है हम लोगों को 4, तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है 4। चीज क्या दिख रही है हमें? हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 8। तो इधर तो 8 नहीं है, इधर तो सिर्फ 2 दिख रहा है हमको। इसके लिए भी एक अच्छा तरीका है, क्या लिख देंगे इसको? 4। तो 4 लिख दिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है। यहाँ पर कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक संतुलित समीकरण हो। जितना इधर है सब कुछ, उतना ही इधर है। जितनी मात्रा इधर है उस एलिमेंट की, उतनी ही मात्रा प्रोडक्ट में भी है। तो ये जो हम दिखाएंगे, ये हमारा हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो बच्चों, परीक्षा में हमें समीकरण पूरा करने के लिए आएगा, इसके लिए आपको समीकरण याद रखने हैं। उदाहरण भी दिया जा सकता है, इसके लिए भी आपको समीकरण याद रखने हैं। और समीकरण को संतुलित करने भी दिया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, समीकरण को संतुलित करना। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे रिएक्टेंट साइड में, इधर साइड में, एरो के इधर साइड में क्या है और एरो के इधर साइड में क्या, दोनों की मात्रा को बराबर कर देंगे तो इस तरह से संतुलित हो जाएगा। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में अभी क्या क्या सीखा? इस अध्याय में अभी हमने सीखा अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण क्या है। सभी अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ हमें इसको याद रखना होगा और पहचानना होगा कि कौन सा रिएक्शन किस
तरह के किस प्रकार को सूचित करता है। यदि हमें रिएक्शन दे दिया गया और हमको बताया गया, पूछा गया ये कौन सा रिएक्शन है, किस प्रकार का रिएक्शन, तो फिर हम उससे भी बता सकते हैं। उसमें भी हमें देखेंगे कि दो मिलकर के एक बन रहा है, कि एक मिलकर के एक टूट करके दो बन रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इसमें दिए गए प्रश्न, यानी जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, आपकी किताब में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप बनाइए और उसके बाद उसमें से जितने भी समीकरण हैं उसको याद कीजिए, उसको लिखिए। इस तरह से आप इस अध्याय में बहुत अच्छी समझ हासिल करेंगे और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।